जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के हम लोग फिर इस नए पार्ट में हम लोग शुरू करने वाले हैं। 16 से लेकर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। यूथ कंपटीशन को सॉल्व कर रहे हैं। ये हम लोग का क्लास 2 है। अगर क्लास 1 आप नहीं देखें, 1 से 15 क्वेश्चन नहीं देखें तो आप पहले उसको भी देखिए, क्योंकि इसमें हम लोग सीरीज से चल रहे हैं। 1 से लेकर हम लोग स्टार्ट किए हैं, ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यूथ कंपटीशन की बुक है और उससे जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है ये इसमें से आपको काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया है कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आप वहाँ से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं और वहाँ से आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 जब आप स्टार्ट करेंगे पढ़ेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर इज द जनरली एक्सप्रेस। जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी होती है वह किस पे डिपेंड करती है, किस पे होती है? किलोवाट में होती है, मेगावाट में होती है, सी ऑप्शन दिया एमवीए में होती है, कि जो डी ऑप्शन दिया केवीआर में होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसका केवीए यूनिट होती है, ट्रांसफार्मर की यूनिट केवीए होते हैं। क्यों होती है ये भी समझते हैं। तो इसमें जो ईडी करंट लॉस होती है और हिस्टेसिस लॉस होती है, ठीक है। तो ईडी करंट लॉस और हिस्टेसिस लॉस, इसमें से अगर यहाँ से अगर ये बात कर ले कोर लॉस और आयरन लॉस की, देखिए कोर लॉस या आयरन लॉस एक ही नाम है। कोर लॉस या आयरन लॉस, इसी का दूसरा नाम भी है मैग्नेटिक लॉस, ठीक है। यहाँ से दूसरा लॉस क्या हो गया आपका? वेरिएबल लॉस जो होती है कापर लॉस होती है, कापर लॉस होती है। तो जो कोर लॉस होती है वो डिपेंड करती है किस पे? वोल्टेज पे। किस पे डिपेंड करती है? वोल्टेज पे। जो कापर लॉस होती है किस पे डिपेंड करती है? करंट पे। किस पे डिपेंड करती है? करंट पे। तो यहाँ से कोर ना जो वोल्टेज की डिपेंड करती है वोल्टेज पे, तो इसलिए भी। अब कापर लॉस डिपेंड करती है करंट पे, इसलिए इसको नापते हैं किस में? एम्पियर में, यानी ए। तो यहाँ से वोल्ट और एम्पियर, यहाँ से ले लेते हैं यूनिट क्या? वोल्ट और एम्पियर। इसलिए यहाँ से यूनिट लेते हैं क्या? VA। अगर बड़ा यूनिट लिखना है तो इसलिए हम केवीए लिख लेते हैं, इससे भी बड़ा लिखना है तो एमवीए लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका यूनिट लिखते हैं केवीए और एमवीए। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग का क्या ऑप्शन दिया है कि 16 का जो दिया है किलोवाट दिया है, तो किलोवाट में तो लेते नहीं है। जो बी ऑप्शन दिया है मेगावाट में लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं लेते हैं। सी ऑप्शन में एमवीए, हाँ जी एमवीए लेते हैं। किलोवाट केवीए में लेते हैं, इस तरह से यूनिट लेते हैं, ठीक है। जो डी ऑप्शन दिया है केवीआर, इसका नहीं लेते, ये रिएक्टिव पावर की यूनिट दे रखा है। चलिए अब हम लोग आते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए और उसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 को पढ़िए और उसका कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है कि इन ए ट्रांसफार्मर द कॉपर लॉस एट द हाफ लोड द कंपेयर टू द कॉपर लॉस द फुल लोड विल बी। फुल लोड पर कॉपर लॉस, हाफ लोड पर कॉपर लॉस कितना होता है? तो देखिए जो कॉपर लॉस का अगर फार्मूला लिखते हैं तो कॉपर लॉस जो होता है, कॉपर लॉस फुल लोड पे कॉपर लॉस, फुल लोड का कॉपर लॉस फुल लोड इंटू 1/2 स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है 1/2 का। तो जो पहले का मान लीजिए कॉपर लॉस जो होता है फुल लोड पे W से है, इंटू स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा? 4। तो स्टार्टिंग से जब हाफ लोड कर रहा है तो हाफ करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? पहले का 4 गुना कम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन पढ़िए 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। जो बी ऑप्शन दिया 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। जो सी ऑप्शन दिया हाफ लोड हो जाएगा। जो डी ऑप्शन दिया है 1/4 हो जाएगा। तो पहले का क्या हो जा रहा है? 1/4 हो जा रहा है, क्योंकि हाफ लोड पे ही पूछा है। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो पहले का क्या होगा? आधा, 1/4 हो गया। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? 17 का बिल्कुल जो सही होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 का डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन को मैच कराइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रांसफार्मर विल बी द लार्जेस्ट इन द साइज। जो ट्रांसफार्मर की साइज है, तो आपको कल हम एक फार्मूला बताए थे, आपको फार्मूला भी वहाँ पे दिख रहा होगा, तो हिंट मिल गया है। आप बताइए वहाँ से क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया है, जो साइज की बात कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ट्रांसफार्मर की साइज बड़ी होगी। तो ऑप्शन को मैं पढ़िए क्या दिया है। 1 kVA 25 हर्ट्ज, 1 kVA 50 हर्ट्ज, 1 kVA 60 हर्ट्ज, 1 kVA 100 हर्ट्ज। तो ये जो 4 ऑप्शन दिया है, तो 1 kVA तो सब में दिखा है, चारों ऑप्शन में लिख रहा है 1 kVA भी। लेकिन यहाँ से जो ए ऑप्शन दिया है 25 हर्ट्ज, तो हम आपको बताए थे 60 नोट्स। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो वो देखिए, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें हर चीज़ को हमने बताया है, आपको उसको रिवाइज भी करवाया है। तो साइज प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतनी साइज क्या होगी?
कम होगी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अधिकतम होना चाहिए, यानी ट्रांसफार्मर का आकार यानी साइज ज़्यादा होना चाहिए। तो साइज ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा? ऑप्शन ए दिया है 25 हर्ट्ज, बी दिया है 50 हर्ट्ज, सी ऑप्शन दिया है 60 हर्ट्ज, डी ऑप्शन दिया है 100 हर्ट्ज। क्या जो होगा यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा। 18 का जो क्वेश्चन नंबर 18 का ए सही हो जाएगा 25 हर्ट्ज, यानी 1 kVA 25 हर्ट्ज का जो होगा सबसे छोटा यानी अधिकतम रेंज का ये होगा। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग आते हैं किस पे, 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए क्वेश्चन 19 को। इफ द सेकेंडरी कॉइल इज द हैज द जनरेटेड नंबर ऑफ द टर्न द इज प्राइमरी कॉइल द ट्रांसफार्मर, द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हैं तो यह ट्रांसफार्मर क्या है? द्वितीय कुंडली से प्राथमिक में फेरे ज्यादा हैं तो क्या होगा? चलिए बताइए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि यदि द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से, द्वितीय कुंडली N2 प्राथमिक कुंडली N1, ठीक है, द्वितीय कुंडली प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हैं, इसमें फेरों की संख्या ज्यादा है तो कौन सा होगा? तो जब फेरों की संख्या ज्यादा है तो कौन सा है? देखिए V2/V1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू I1 अपान यहाँ से E1 लिख लेते हैं, ठीक है, E1 E2/E1 इक्वल टू I1 अपान I2 बराबर के ट्रांसफार्मर रेशियो का फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखिए इसको। तो जब हमारा फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, फेरों प्राइमरी टर्मिनल से N1 से, तो ये स्टेप अप हो जाएगा। स्टेप अप के लिए क्या V2 का भी मान ज़्यादा होगा V1 से, E2 का भी मान ज़्यादा होगा किससे, E1 से। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? फेरों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो यहाँ से स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप यहाँ वोल्टेज को क्या कर रहा है? वोल्टेज को बढ़ा रहा है, यदि फेरों की संख्या ज़्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। क्या हो गया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आप उसको इमेज भी देखते रहिए क्योंकि साथ साथ में जो आप इमेज देख रहे हैं उससे काफ़ी रिवाइज अच्छा होगा, इससे आपको हमेशा के लिए याद हो सकेगा। चलिए 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे 20 को पढ़ते हैं ना। फॉर द यूनिट ट्रांसफार्मर इज द हाई वोल्टेज मस्ट बी, एक ट्रांसफार्मर के लिए उच्च वोल्टता होनी चाहिए। तो कोई भी ट्रांसफार्मर है उसके लिए हाई से वोल्टेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें अगर आप देखिए ऑप्शन जो दिया है, एक इकाई ट्रांसफार्मर यानी यूनिट ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज मस्ट बी, एक यूनिट ट्रांसफार्मर है, कोई एक यूनिट मतलब अनेक है, उसके लिए क्या होना चाहिए? 400 के भी, 200 के भी, 24 के भी और 100 के भी। तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना थोड़ा सा अलग दिया है। तो यहाँ से क्या ऑप्शन होना चाहिए? क्वेश्चन 20 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर यूनिट को हटा देंगे, द यूनिट ट्रांसफार्मर इज हाई वोल्टेज मस्ट बी, अगर हम फार जो क्वेश्चन में यूनिट को अगर कैंसिल कर दें, यूनिट यानी यूनिट को इकाई को हटा देते तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए। तो ज़्यादा वोल्टेज होगा तो लेकिन उसकी रेटिंग दी है कि 400 किलो वोल्ट होना चाहिए, 200 के भी होना चाहिए, 24 के भी होना चाहिए, 100 के भी। तो ज़्यादा से होने के लिए ज़्यादा सही है, लेकिन इसका ऑप्शन ही कुछ अलग है, ठीक है। ऑप्शन के साथ साथ इसमें क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन भी कुछ गलत दिया था। गलत नहीं कर सकते, या जो भी वो अपना समझा होगा बुक उस हिसाब से था। लेकिन अभी हम लोग इसको क्या करते हैं कि ऑप्शन में रखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, कि यहाँ पे जो 20 का क्वेश्चन है, 20 का जो है 400 के भी दिया है, 400 के भी दिया है, यानी एक ऑप्शन दिया है 24 के भी दिया है। तो किस हिसाब से दिया है तो नहीं पता उसके आंसर के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम लोग अगर यूनिट को कैंसिल कर दें तो हाई वोल्टेज के लिए हाई से ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन बी का जो ऑप्शन होगा, जो राइट आंसर होगा, हम लोग कमेंट बॉक्स में उसका आप लोग भी बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ही मतभेद है, ठीक है। किसमें पूछा गया है? RSMM BSB इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन में पूछा गया है, 14/3/2019 का क्वेश्चन। ये मतभेद है, ठीक है, छोड़ते हैं इसको। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, 21। देखिए 100 क्वेश्चन आपको अगर लगाना है, सॉल्व कर रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है आपको फंसाने के लिए, जो कि ऑप्शन रॉन्ग होगा और उसका सोल्यूशन रॉन्ग होगा, या आपको उसका जो क्वेश्चन जो बना रहे एग्जामिनर वो भी कुछ थोड़ा सा अलग सोच लेते हैं। इस हिसाब से जैसे हम लोग नहीं सोच पाते हैं, तो उतना उस क्वेश्चन आपको अगर 100 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छूट भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरिट आपको उतना नहीं लेना है, ठीक है ना। उतना सही भी कोई करता है। अगर आप 100 क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है तो अगर आपका 85 के बीच 95 तक आप लाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरिट इसी के बीच आएगी, इससे नीचे ही आ सकती है, इससे ज़्यादा तो जाएगी नहीं, ठीक है। 95 से कम ही रहेगी। इससे में 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसा होगा जो आएगा ही नहीं। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए कि द ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर इन द ट्रांसफार्मर इज द पैरामीटर में, कंजर्वेटर में यह कार्य
होता है, ऑप्शन ए को पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए, पूरा ऑप्शन को पढ़िए, फिर इसके बाद सोल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, कौन सा इसका सही हो रहा है बताइए फिर हमको। क्वेश्चन को पढ़िए और उसका सोल्यूशन फिर हम करवाते हैं। ए ऑप्शन क्या दिया है, ए ऑप्शन जो दिया है वह दिया है कि टू द प्रिवेंट फ्लो ऑफ द मॉइस्चर इनटू द टैंक। जो बी ऑप्शन दिया है द प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर इनटू द टैंक। जो सी ऑप्शन दिया टू टेक द केयर द एक्सपेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन द टैंक। और जो डी ऑप्शन दिया टू द इम्प्रूव द पावर इज ए फैक्टर। तो जो देखिए जब ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर का काम क्या होता है, जो कंजर्वेटर होता है उसका काम क्या है, पहले कंजर्वेटर का इमेज देखिए, जो आप देख रहे हैं इमेज ना, एक कंजर्वेटर का है, उसका काम क्या है, कंजर्वेटर का काम क्या है। देखिए कंजर्वेटर का काम है जब ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल के टैंक में तेल रहता है तो जब वो हीट होता है तो थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो उसमें कंजर्वेटर में चला जाता है। कंजर्वेटर में जब भी थोड़ा सा कम इधर हीट कम होगा तो लेवल नीचे आ जाता है, तो वो काम करता है अपना उसका प्रोवाइड करने का। तो यहाँ से जो ऑप्शन ए दिया टू द प्रिवेंट, यानी टैंक में आर्द्रता प्रवाह को रोकता है, नहीं। जो बी ऑप्शन दिया है कि टैंक में वायु प्रवाह को रोकता है, क्या हवा प्रवाह को रोकता है, नहीं, इसके लिए हम लोग ब्रीदर यूज कर लेते हैं। सी ऑप्शन दिया है टू टेक द केयर ऑफ द एक्सपेंशन, यानी तेल में फैलाव और संकुचन को नियंत्रित करता है। हाँ जी, जब तेल ऊपर जाता है और जब नीचे आता है तो फैलाव, तेल फैलता है और संकुचन को कंट्रोल करता है, ये काम होता है कंजर्वेटर का। तो जो सी ऑप्शन है तो 21 का जो सी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 22 पे। 22 को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग द कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर द पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन के लिए आपको बताना है कि कौन सा जरूरी होना चाहिए। देखिए पैरेलल ऑपरेशन के लिए शर्त क्या है, पैरेलल ऑपरेशन के लिए शर्त क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। पैरेलल ऑपरेशन जो शॉर्ट नोट्स था हम उसमें आपको बताए थे, ठीक है। जो ए ऑप्शन दिया है परसेंटेज इम्पिडेंस शुड बी सेम। देखिए जो परसेंटेज इम्पिडेंस होती है, इम्पिडेंस सेम होना चाहिए, इम्पिडेंस सेम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या दिया है, जो बी ऑप्शन दिया है पोलरिटी जब बोथ द सेकेंडरी शुड बी द सेम, इसमें पोलरिटी समान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये भी सही बात है, पोलरिटी समान होना चाहिए, पोलरिटी समान होना चाहिए। चलिए बी हो गया। सी ऑप्शन दिया वोल्टेज रेटिंग शुड बी द सेम। हाँ वोल्टेज रेटिंग समान होना चाहिए, वोल्टेज रेटिंग समान होना चाहिए, वोल्टेज रेटिंग समान होना चाहिए। चलिए जो सी ऑप्शन डी ऑप्शन जो दिया है, डी ऑप्शन क्या दिया है केवीए रेटिंग शुड बी सेम। देखिए केवीए रेटिंग की बात कर दिया, केवीए रेटिंग ये कोई जरूरी नहीं है कि ट्रांसफार्मर जो पैरेलल ऑपरेशन आप करवा रहे हैं तो केवीए रेटिंग सेम का ही होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें केवीए रेटिंग अगर सेम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, इसको पैरेलल ऑपरेशन करा सकते हैं। केवीए रेटिंग सेम नहीं है तब भी, यानी इम्पिडेंस सेम होना चाहिए, बिल्कुल हो तब भी करवा सकते हैं। पोलरिटी समान होना चाहिए, वोल्टेज उसका वोल्टेज रेटिंग समान होना चाहिए। लेकिन केवीए रेटिंग अगर समान नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम लोग पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर का कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं किस पे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 का जो होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए और जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, पेन भी टपक रहा है सवाल, इसका मतलब जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझिए इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए, क्या लिखा है द फेज शिफ्ट द स्टार कनेक्शन कनेक्टेड इज द ट्रांसफार्मर इज द। एक स्टार में संयोजित 3 फेज ट्रांसफार्मर में शिफ्ट होता है, तो आपसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री जो दिया है, इसके लिए देखिए 8 कनेक्शन आप याद रखिएगा। 8 कनेक्शन कौन कौन सा है, स्टार स्टार, ठीक है, डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार 0 डिग्री, डेल्टा डेल्टा 0 डिग्री, यानी फिर डेल्टा स्टार स्टार 6 डिग्री, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा डेल्टा जो होगा, ठीक है, स्टार डेल्टा हो जाएगा 6 डिग्री। इसके बाद अब उनका हो जाएगा डेल्टा डेल्टा 1 डिग्री। फिर अगर आपसे ये पूछ दे स्टार स्टार 1 दे दे, और डेल्टा 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 डेल्टा, अगर आपसे डेल्टा स्टार दे देते हैं, डेल्टा स्टार 1 पूछ ले, तो इसमें बीच का एंगल पूछता है। 8 कनेक्शन अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
और आपका जो देखिए कौन सा छूटा है, 0066 हो गया, ठीक है। 1111 का एक और छूटा है, यहाँ से इसको लिख लेते हैं 9। डेल्टा डेल्टा हो गया। एक होता है स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा 1 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया 6, ये हो गया 7। 8 नंबर का क्या हो जाएगा, 8 नंबर का हो जाएगा आपका स्टार 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 1 1। तो देखिए इसमें अगर एंगल बताना होगा तो एक घड़ी के हिसाब से हम लोग चलते हैं, घड़ी के हिसाब से चलते हैं। देखिए इसको समझिए कैसे चलते हैं घड़ी के हिसाब से। जब भी यहाँ पे क्या होता है 12 बजता है, यहाँ पे 6 बजता है, और यहाँ पे क्या बजता है 3 बजता है, यहाँ पे 9 बजता है। तो यहाँ से अगर घड़ी इस दिशा में है, इस दिशा में, तब क्या होगा, जब भी इधर होगा, यहाँ से अगर आपने लेफ्ट हैंड को रखिए, जब भी इधर होगा और जब भी इधर होगा तो इस साइड में होगा, यानी इधर जाएगा तो लीड करेगा। क्या करेगा, लीड करेगा, ठीक है, लीडिंग का काम करेगा। और इस साइड में अगर होगा तो ये लैगिंग का काम करेगा, लैगिंग का होता है। तो जब 0 डिग्री लिखेंगे तो यहाँ पे 0 एंगल बनेगा। जब 6 डिग्री की बात करेंगे तो 30 सीधे सीधा ऐसा, यानी 180 डिग्री की बात करेंगे। जब इतना 1 बजे की बात करेंगे तो 1 कब बजता है, इसके बीच में, तो इधर होगा 1 डिग्री, यानी 30 डिग्री की बात करेंगे। जब इसके बीच में 11 बात कब बजता है, 9 और 12 के बीच में, तो यहाँ पे 30 डिग्री की बात करेंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री लीडिंग, 30 डिग्री लैगिंग। इस चीज़ को समझिए। कैसे, फिर से एक बार समझ लीजिए। जब भी 6 की बात करेंगे, आपको घड़ी से दिखा देते हैं, घड़ी के साथ हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा समझिए। अगर एक बार आप इसको समझ गए ना तो आपके एग्जाम में बहुत सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए घड़ी के साथ, इस घड़ी को ऐसे करिए, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, टाइमिंग पे मत जाइए, आपको यहाँ से टाइमिंग से मतलब नहीं है। ये हो गया, और यहाँ से देख रहे हैं कि ये 12 वाला 6 है, ये 6 वाला है, ये क्या है 3 बजे वाला है, ये क्या है 9 बजे वाला है। तो जब भी आपको कब बजेगा, 9 और 3 की बात कर रहे हैं, तो जब भी 12 मतलब 11 कब बजता है, 1 बजे और 9 बजे के बीच में। आप देखिए घड़ी में कि जब 12 और 9 के बीच में क्या 11 बजता है, 3 कब बजता है 12 और 1 के बीच में। तो जब भी इस साइड की बात करें तो हम लोग लीडिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लीडिंग की। यहाँ से देखिए इस साइड की बात करेंगे तो लैगिंग की बात करेंगे इधर। और इधर जब चलते हैं 12 बजे के बाद इधर चलते हैं तो ये लैगिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लैगिंग का। तो घड़ी के जब इधर साइड में आएंगे तो लैगिंग होगा, इधर साइड आएंगे तो यहाँ से लीडिंग, और इस साइड आएंगे तो लैगिंग। तो देखिए जब हम यहाँ पे 0 डिग्री की बात करते हैं तो घड़ी में 0 ऐसे है, ये पेन ऐसे, तो 0 डिग्री के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा 0। डेल्टा डेल्टा 0 डिग्री, देखिए डेल्टा डेल्टा 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री होगा। स्टार स्टार 6 डिग्री, तो जब स्टार स्टार यहाँ से 6 डिग्री आएंगे तो सीधे 6 पे, देखिए घड़ी में हम 6 बजा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से पीछे से हम 6 बजा दिए, तो जब 6 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 180 डिग्री हो जाएगा। स्टार डेल्टा 6 डिग्री, जब स्टार स्टार डेल्टा 6 की तब भी हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। डेल्टा डेल्टा 1 की बात करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, देखिए 1 कब होता है, इधर होता है 12 और मतलब इस साइड में, इस मार्कर को देखिए 1 इधर होगा, तो इधर क्या होगा, लैगिंग होगा। तो इतना 30 डिग्री लैगिंग होगा, 30 डिग्री लैगिंग होगा, ठीक है। 1 जो लिखा है, फिर डेल्टा डेल्टा 1 लिखा है, यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री, ये भी लैगिंग होगा, 30 डिग्री लैगिंग होगा। डेल्टा डेल्टा 1 11 क्या इधर है, तो यहाँ से 30 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा। यहाँ से देखिए 11 30 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार स्टार की बात करें तो यहाँ भी क्या करेगा 30 डिग्री लीड करेगा। तो इस घड़ी के माध्यम से आपको याद हो गया होगा, अब नहीं भी याद है तो 2 से 3 बार इसको समझिए कि जब इधर की बात करेंगे, ये घड़ी बस आपको समझाने के लिए लिए है, ठीक है। 1 0 का मतलब 6 का मतलब 1 का मतलब, ठीक है। इससे आप समझ पाए हैं कि कैसे इसमें कितना डिग्री हो रहा है। तो ये इसका कोई इसमें घड़ी का रोल नहीं है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, कि हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं कि घड़ी पढ़ रहे हैं, ये मत कमेंट करिएगा। इसको हम समझाने के लिए लिए हैं कि 0 डिग्री 80 डिग्री और 30 डिग्री कब लीडिंग लैगिंग हो रहा है। तो क्योंकि घड़ी के हिसाब से हम लोग चलते हैं तो काफ़ी अच्छा हम लोग को याद हो जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से क्या ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो क्वेश्चन नंबर दे स्टार स्टार चलिए 3 फेज में क्या होता है, तो 3 फेज में जब स्टार स्टार की बात करते हैं तो 0 डिग्री सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ से कितना क्वेश्चन तैयार हुआ काफ़ी आप समझ सकते हैं इससे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे पढ़िए। विच केमिकल इज द यूज ऑफ द ब्रीदर फॉर द ट्रांसफार्मर। ब्रीदर का काम क्या होता है, देखिए जो ट्रांसफार्मर ब्रीदर, पहले आप इमेज देखिए, जो इमेज देख रहे हैं ना वो क्या है, ब्रीदर है। अब ब्रीदर का काम क्या होता है, इसमें जो भरा जाता है वो ब्लू कलर का क्या होता है, सिलिका जेल होती है। क्या होता है, सिलिका जेल होती है, सिलिका
सिलिका जेल है, जब वो फ्रेश है यानी सही है, किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। जैसे वो खराब हो जाती है, यानी जब सिलिका जेल खराब हो जाती है, उसमें नमी को सोख लेती है, तब कैसा हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। इमेज भी में आपको दिख रहा है कि जब वो सही है, फ्रेश है, तो ब्लू कलर का, जैसे खराब हो जाती है तो वो किस कलर का हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, चलिए सिलिका जेल का हम लोग देख लिए। चलिए अब यहाँ से क्या क्वेश्चन किया, ट्रांसफार्मर का कौन सा होता है? सिलिका जेल। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया सिलिका सैंड, क्या आप सिलिका सैंड यूज करते हैं? जो दिया सिलिका जेल। एब्स्ट्रैक्ट फाइबर यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं? नहीं जी, हम लोग क्या यूज करते हैं? सिलिका जेल यूज करते हैं। 24 का जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट होगा, सिलिका जेल। बी ऑप्शन दिया है सिलिका जेल वाला। ठीक है, सिलिका जेल बी ऑप्शन दिया है। चलिए हम लोग चलते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए और उसका बताइए जवाब। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन 25 को। क्या लिखा है? एक ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध R1 RS यानी सेकेंडरी रेजिस्टेंस आपसे पूछा है। ये ट्रांसफार्मर बना लेते हैं छोटा सा। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सिरा, ये हो गया सेकेंडरी सिरा। तो इधर का RS यानी सेकेंडरी रेजिस्टेंस दिया है, तथा उसका परिवर्तन अनुपात K है। परिवर्तन यानी टर्न रेशियो, K की वैल्यू दिया है। ये टर्न रेशियो क्या करते हैं हम लोग? K बराबर क्या निकालते हैं? जैसे N2/N1 इक्वल टू I1, यहाँ से V2 लिख लेते हैं, V2/V1, E2/E1 इक्वल टू, यहाँ से लिख लेते हैं इसका I1/I2 बराबर K। तो यहाँ से क्या दिया है कि टर्न दे द्वितीय कुंडली का प्राथमिक और तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि इसका अब रिफर करना है इक्विवेलेंट सेकेंडरी रेजिस्टेंस इज रिफर टू द प्राइमरी साइड, यानी जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस है उसको कहाँ पे लाना है? प्राइमरी रेजिस्टेंस साइड लाना है। तो कितना होगा? तो देखिए हम आपको रिफर जो 60 नोट्स था ट्रांसफार्मर का उसमें लिखवाए थे, आपको बताए भी थे और कैसे तरीका भी बताए थे। तो जब भी रिफर करना होगा प्राइमरी साइड, तो प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस क्या होगा? RA हो जाएगा, या तो R कुछ भी मान लीजिए, प्राइमरी RP मान लीजिए, प्राइमरी रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो प्राइमरी रेजिस्टेंस और जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस है उसको रिफर करना है। तो कैसे रिफर करेंगे? सेकेंडरी रेजिस्टेंस जिधर हम लोग लाते हैं तो क्या करते हैं, इसको जब लाएंगे तो कितना आएगा? RS डैश हो जाएगा इंटू RS डैश इक्वल हो जाएगा, कितना रिफर हो रहा है? RS डैश रिफर इंटू जो प्राइमरी रेजिस्टेंस है RS, यहाँ से निकालेंगे RS कितना रिफर हो रहा है। तो जिधर लाते हैं N1/N2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ये इतना रिफर हो रहा है, इधर का रेजिस्टेंस आएगा इस साइड। तो RS इंटू N1/N2 क्या है? N2 जब हम लोग लिख सकते हैं कि N2/N1 बराबर K, तो 1/K बराबर लिख सकते हैं क्या? N1/N2। ठीक है, उसको उल्टा करनी है तो यहाँ पे क्या होगा? 1/K का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ऑप्शन मेरा ये मैच कराइए, क्या दिया है? ऑप्शन ए दिया है K इंटू RS, बी ऑप्शन दिया है K स्क्वायर इंटू RS, जो सी ऑप्शन दिया है कि RS/K दिया है, जो डी ऑप्शन दिया है RA/K स्क्वायर। तो जी हाँ, जो डी ऑप्शन दिया है कि जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस है RS/K स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो होगा वह डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। 26, which test a transformer provide in the information about the regulation efficiency and the heating and the under load condition। अंडर लोड कंडीशन के समय एक ट्रांसफार्मर में कौन सी जांच की जाती है जिसमें दक्षता तथा तापमान का जानकारी देता है? तो दक्षता और तापमान की जानकारी कौन देता है? ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं? देखिए ओपन सर्किट टेस्ट को समझिए। ओपन सर्किट टेस्ट, ये प्राइमरी साइड, ये हो गया सेकेंडरी साइड, यहाँ पे हो गया लो वोल्टेज साइड, ये हो गया हाई वोल्टेज साइड। हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं, ओपन सर्किट टेस्ट देख रहे हैं। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट। अब यहाँ से क्या होता है? लो हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड। तो जब ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं? हाई वोल्टेज को क्या कर लेते हैं? ओपन कर लेते हैं। टेस्टिंग किधर कर लेते हैं? टेस्टिंग हम लोग क्या करते हैं? लो वोल्टेज साइड टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं? इसमें समझिए इसको, ये सब समझने वाला चीज़ है। ठीक है, ये लो वोल्टेज साइड हो गया, ये हाई वोल्टेज साइड होगा। लो वोल्टेज को शॉर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लो वोल्टेज को शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। टेस्टिंग किधर करते हैं? हाई वोल्टेज साइड टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या पता चलता है? कॉपर लॉस। ओपन सर्किट टेस्ट से क्या पता चलता है? आयरन लॉस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे क्या होता है? I2R।
यहाँ से क्या होता है, ये वोल्टेज पर डिपेंड करती है। ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है करंट पर डिपेंड करती है, जो ओपन सर्किट टेस्ट है वोल्टेज पर डिपेंड करती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ से जो बैक टू बैक टेस्ट दिया है, या इसी का नाम दूसरा क्या है, बैक टू बैक टेस्ट का दूसरा नाम ये है शार्पनर टेस्ट बोलते हैं इसको। कौन सा टेस्ट बोलते हैं, शार्पनर टेस्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो बैक टू बैक टेस्ट होता है, बैक टू बैक टेस्ट, इसी का दूसरा नाम है शार्पनर टेस्ट। शार्पनर टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट का दूसरा नाम है, पूछा जा सकता है कि शार्पनर टेस्ट इसी का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैक टू बैक टेस्ट। हाफकिंस टेस्ट भी करते, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पता चल गया, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, चलिए 27 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। 27 में क्या है कि द मटेरियल यूज ऑफ द मेकिंग द ट्रांसफार्मर इज ए कोर। ट्रांसफार्मर के कोर बनाने में पदार्थ का प्रयोग आता है। जो ट्रांसफार्मर का कोर हम लोग बनाते हैं उसमें कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, कास्ट आयरन का यूज करते हैं। जो पहले कोर देख रहे हैं आप लोग इमेज में, जो कोर दिखाई दे रहा है ट्रांसफार्मर का, किस पदार्थ का होता है, कास्ट आयरन का यूज करते हैं, हाई कार्बन स्टील का यूज करते हैं, कि जो हाई सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। जी हाँ, हम लोग बिल्कुल हाई सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें लॉसेस कम हो। कौन सी लॉसेस कम हो, हिस्टेसिस लॉसेस कम हो। लेमिनेट क्यों करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 27 का जो सी ऑप्शन होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा, कि यहाँ पे जो हम लोग सिलिकॉन स्टील इसीलिए मिलाते हैं। ठीक है, कितना मिलाते हैं उसमें, 3 से 4% मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं, 3 से 4%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, 28 को पढ़िए। 28 में क्या लिखा है, इन ए ऑटो ट्रांसफार्मर हैज द ओनली वाइंडिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर कितनी वाइंडिंग होती है, तो देखिए जो ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कितनी होती है उसमें आपको बताना है। इधर साइड हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज होता है, इस साइड वोल्टेज होता है, इस साइड हम लोग क्या कर लेते हैं, टाइपिंग कर लेते हैं। ये इधर का वोल्टेज V1, तो इसमें एक ही बाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी बाइंडिंग होती है, एक बाइंडिंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर का ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। लेकिन आपसे ये तो ठीक है इसका आंसर, लेकिन अब एक्स्ट्रा क्या पता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग कितना हो, जब एक बाइंडिंग यूज हो रहा है तो कितना बाइंडिंग इसमें बचत होती है, कितना बचत होती है और कितना इसमें लगता है, दोनों चीज़ पूछा जाता है, याद रखिएगा। बाइंडिंग कितना इसमें बचत हो, यानी जब एक ही बाइंडिंग होगी तो जो सामान्य ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग से कुछ कम लगेगा, तो कितना बचत हुआ। समान ट्रांसफार्मर से कितना लग रहा है, अगर समान ट्रांसफार्मर का कितना बाइंडिंग लग रहा है ये भी होगा। तो इसमें कितना बचत होती है, तो जो देखिए जो समान ट्रांसफार्मर का जो बचत होती है, तो सामान्य ट्रांसफार्मर का कितना बचती, तो गुणते इनटू के कर लेते हैं, इतना का बचत होती है। लेकिन लगता कितना है, तो सामान्य ट्रांसफार्मर का गुणते 1 माइनस के, इतना क्या होता है, लगता है। ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी जो ऑटो ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो इतनी इसमें बाइंडिंग लगती है, इसमें इतना बचत होता है। तो आप इसका फार्मूला दे सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। एक समान ट्रांसफार्मर दे देगा, के की वैल्यू दे देगा, आपसे पूछ लेगा कितना बच रहा है, कितना लग रहा है। तो अब इसको याद रहेगा तो लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फंक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर आयल। ट्रांसफार्मर आयल का कौन सा इसमें फंक्शन नहीं है, निम्न में से कौन से परिणाम मित्र में तेल का कार्य नहीं करता है। तो तेल का काम क्या होता है, जो आयल का काम होता है, ट्रांसफार्मर आयल का जो इमेज देख रहे हैं उससे क्या काम होता है, उसका काम मेन क्या काम होता है कि उसका काम इंसुलेशन प्रोवाइड करना, दूसरा काम क्या होता है कूलिंग प्रोवाइड करना। उसमें इंसुलेशन प्लस कूलिंग काम करता है। क्या काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है प्लस कूलिंग का काम करता है। ठीक है, यही दो काम करता है, कूलिंग का वर्क करता है। तो ऑप्शन को पढ़िए, कूलिंग द प्राइमरी कॉइल्स, क्या प्राइमरी कॉइल को कूलिंग करता है केवल, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो पूरे को कॉइल को करेगा। जो बी ऑप्शन दिया कूलिंग द सेकेंडरी कॉइल, क्या सेकेंडरी कॉइल को कूलिंग करता है, नहीं। जो सी ऑप्शन दिया है कि प्रोवाइडिंग द एडिशनल द आइसोलेशन, अतिरिक्त जो आइसोलेशन का काम तो करता जरूर है, इंसुलेटिंग का काम करता है, लेकिन जो डी ऑप्शन दिया प्रोवाइड इंडक्टिंग कपलिंग, क्या वह इंडक्टिंग कपलिंग का कार्य करता है। तो ऑप्शन यहाँ बताना क्या है कि इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर के तेल का कार्य नहीं है। ठीक है, ये बताना है। तो कूलिंग का काम तो था, ए ऑप्शन जो था बिल्कुल सही था कि प्राइमरी वाइंडिंग को कूलिंग करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग को कूलिंग करेगा। जो डी ऑप्शन दिया कि इंसुलेशन का काम करेगा, सी ऑप्शन जो दिया इंसुलेशन का काम करेगा, लेकिन जो डी ऑप्शन दिया है प्रोवाइड इंडक्टिव कपलिंग, क्या वह इंडक्टिव कपलिंग को प्रोवाइड करता है, नहीं। उसमें कोई कपलिंग जोड़ने का काम नहीं करता है, जो आयल है वो कोई जोड़ने का काम नहीं करता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 29 का जो डी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। कौन सा नहीं है ये बताना था। कोई प्राइमरी कूलिंग करेगा, सेकेंडरी कूलिंग करेगा और उसको क्या करना है, इंसुलेटिंग का काम करता है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
क्वेश्चन नंबर 30 पे पढ़ती है, 13 को पढ़िए 30 नंबर को क्या लिखा है। आयरन लॉसेज ट्रांसफार्मर ऑकर्स इन द परिणाम मित्र में लव हानि पाई जाती है। कॉपर लॉस की बात कर रहा है कि जो लव हानि यानी आयरन लॉस कर रहा है, जो ट्रांसफार्मर की जो आयरन लॉस पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया कोर में आयरन लॉस कहाँ पाई जाती है। देखिए वाइंडिंग, जो बी ऑप्शन दिया वाइंडिंग में, जो सी ऑप्शन दिया इंसुलेटिंग में, जो डी ऑप्शन दिया मेन टैंक में। तो देखिए जब भी आयरन लॉस की बात करेगा, आयरन लॉस या इसी का नाम है पता चलता है कोर लॉस, इसी का नाम पता चलता है मैग्नेटाइजिंग लॉस। 3 नाम इसी का है, पूछा जा सकता है कोई भी। कहाँ ये होता है तो हमेशा किस में होता है, कोर में होता है, इसी का नाम भी है। तो ऑप्शन ए पढ़िए, जो 30 का ए ऑप्शन होगा कोर में, बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर होता है ये लॉसेस, कोर में होती है, कोर में लॉसेस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा ए सही हो जाएगा इसका, 30 का ए सही होगा। लेकिन यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया है बाइंडिंग में कौन सी लॉस होगी, तो बाइंडिंग में हमेशा कॉपर लॉस होती है। कौन सी लॉस होगी, बाइंडिंग में कॉपर लॉस होगी। इंडक्टिंग आयल कुचालक में, तेल में तो कोई लॉसेस नहीं होगा। तेल का काम क्या, आयल करना, प्लस उसका काम है मतलब कूलिंग करना और इंसुलेटिंग प्रोवाइड करना। जो डी ऑप्शन दिया मेन टैंक, तो मेन टैंक में ही रखा जाता है उसको। तो यहाँ से जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही होगा कि जो ट्रांसफार्मर आयल जो होती है वो किसमें, ट्रांसफार्मर आयरन लॉस जो होगा, ट्रांसफार्मर आयरन ऑकर्स इन द परिणाम मित्र में हानि पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, कोर में। बाइंडिंग में कौन सी पाई जाती है, कॉपर लॉस में। तो हम लोग अभी तक 16 से 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। इसका ये क्लास नंबर 2 है और क्लास 1 जो है इससे पहले हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप 15 क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिए, इसको भी सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे फिर बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लग रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। इस चैनल को आगे बढ़ाइए दोस्तों। देखिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।